आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं सर स्वतंत्रता दिवस की। और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए देश और राष्ट्र को, बस इतना चाहिए कि आप स्वयं के प्रति जिम्मेदार बन जाएं। इतना छोटा सा काम अगर आप लोग कर देंगे तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, बहुत डिमांडिंग नहीं है ये देश, खुद के प्रति जिम्मेदार हो जाइए आप लोग। और कल से जो है 15, 16, 17, 18, 19, अब इसके बाद 20 तारीख को हम मिलेंगे आप लोग से और पूरे एक शेड्यूल के साथ हम रहेंगे। मालविका जी, ऐसा ना हो कि हार्ट बीट बढ़ जाए या बीपी बढ़ जाए, आराम से, ठीक है। तो 20 तो तारीख सर 20 को, तारीख से अपनी क्लास रेगुलर चालू हो जाएगी। हाँ 20 तारीख से जब हम मिलेंगे तो एक पूरी योजना के साथ मिलेंगे कि क्या चीजें आपको डील की जाएंगी जो आपको दिसंबर वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, जी सर, जी सर, जी सर। 3-4 दिन जो भी आप 5 दिन की वीडियो अगर आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी, तो किसी तरह अपने मेल आईडी पे मंगा के उसको सुनते रहिए, अपने बाकी चीजों को रिवीजन करते रहिए और अविनाश सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए और भानु जी भी जो भी पढ़ाएंगे या जो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं या पिछले साल के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं उसको आप देखते रहिए। अपना स्वाध्याय भी करिए, अपना भी, जो कि पहले लोग नेट कर चुके हैं उनको तो पता ही है सब कुछ सिलेबस, वो देख भी रहे हैं कहाँ चूक रहे हैं वो, तो अपना स्वयं का एनालिसिस करके वो उसको देखते भी रहे। ठीक है, चलिए अब आ गए हैं काफी। एक अस्तित्ववादी दार्शनिक है जीन पॉल सार्त्र, सभी लोगों ने नाम सुना होगा उनका। कौन सर? सार्त्री। अच्छा, जीन पॉल सार्त्र, जॉ पॉल सार्त्र भी कहते हैं इनको, जॉन पॉल सार्त्र भी कुछ लोग कहते हैं, उच्चारण इसका है जीन पॉल सार्त्र। किसने नाम सुना है इनका, हाथ खड़ा करें। सभी लोगों ने सुना है, चलिए सभी लोगों ने सुना है। अच्छा, शायद पहले वाले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एक बड़ा इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जीन पॉल सार्त्र का, जिसमें वो कहते हैं कि हेल इज अदर पीपल, दूसरा व्यक्ति नरक है। तो इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो इसको व्याख्यायित कर सकता है? मालविका द्विवेदी एंड फोर मोर हैव रेज्ड देयर हैंड्स। मालविका जी बताइए। हाँ, वो जो जब एग्जिस्टेंस की बात आती है तो वो बोलते हैं कि 3 तरह की चीजें हैं जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। एक को बोलते हैं वो थिंग इन इटसेल्फ, और एक को बोलते हैं थिंग फॉर इटसेल्फ एंड सॉरी बीइंग इन इटसेल्फ एंड बीइंग फॉर इटसेल्फ एंड बीइंग फॉर अदर्स। इन 3 चीजों की बात करते हैं वो। तो जो बीइंग इन इटसेल्फ है उसमें वो सम को रखते हैं, जो ह्यूमन बीइंग खुद है उसको, और जो बीइंग फॉर इटसेल्फ में जो जगत में अचेतन तत्व है उनको रखते हैं, एंड बीइंग फॉर अदर्स में वो अन्य मनुष्यों को रखते हैं, जो जीवित प्राणी है अदर उनको रखते हैं। तो बोलते हैं वो कि जब बीइंग फॉर अदर वाले जो पर्सन है वो अपने आप में क्या है कि चेतन मनुष्य है, वो भी है ना, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही वो भी करता है,
लेकिन जब वो अपने दृष्टिकोण से मुझे देखते हैं अच्छा, ये तो आप वो मुझे बताइए कि एज अ जब ऑब्जेक्ट मानते एक हैं। मिनट मालविका जी, एक मिनट, आप जब इंटरव्यू देंगी तो है ना, ये भी आप यूज करती रहेंगी उस समय भी? इसको तो सर, ठीक करिए फिर यार। इसके बाद ना हाँ चलिए। तो उसी के लिए बोलते हैं कि जो दूसरा मनुष्य नरक है, क्योंकि वो एज अ ऑब्जेक्ट बना देता है उसको। हेल इज अदर पीपल, आपको अपना पर्सनल अनुभव बताइए। तो यही है सर कि मतलब एज अ यही ऑब्जेक्ट सोचती ट्रीट हैं करता कि है hell अदर is ह्यूमन other बीइंग, people। इस सेंस में वो बोलते हैं हाँ, एज अ पर्सनल ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। अदर पीपल। आपको भी अपने पर्सनल जीवन में ऐसा अनुभूत हुआ कि जीन पॉल सार्त्रे ठीक कह रहे हैं? हाँ सर, एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि दर्शन के विद्यार्थियों की तो रोज नई अनुभूति होती है उनको, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके होते हैं कि कोई ना कोई तो ठीक हो ही जाता है रोज। यहाँ पे भी सर सुन रहे हैं तो एज अ ऑब्जेक्ट ही आ रहे हैं, लेकिन जब सीखने के लिए आ रहे हैं तो एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, मालविका जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया और लोगों ने हाथ उठाया था। जो हाथ, हिमांशी, हिमांशु है शायद, हिमांशु जी बताइए। हिमांशी क्या है बताइए। नहीं सर, वो आपने पहले पूछा था ना कि कौन कौन जानते हैं जीन पॉल सार्त्रे को, तब के लिए मैंने खड़ा किया था। अच्छा अच्छा, तब से ही आप खड़ा करके वो जो है सोच रहे। ठीक है, अभी ये कुछ आपको आइडिया है? नहीं सर, मैंने कंटेम्प्रेरी थोड़ा पढ़ नहीं रखा है इतना। अच्छा, अभी आपका नेट हुआ है? नहीं सर, अभी मैंने बीए में इतना कुछ खास पढ़ी थी ग्रेजुएशन के समय, और एमए में सर थोड़ा पढ़ रही हूँ, और मेरा सेकंड सेम चल रहा है अभी। चलिए इस कोई बात नहीं। संभावना है सर। मालविका जी, फिर कुछ आप बोलना चाह रही हैं लग रहा है। हाँ सर, इसको हेडेगर से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। किससे? हेडेगर से। बताइए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हेडेगर भी बात करते हैं पोर्सोई, एनसोई और पोरोथ्रेस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है कि जो पोरोथ्रेस है, जो अन्य जो सत हैं उनकी बात करते हैं, तो वो भी अन्य सत भी हम लोगों को, जो पोर्सोई है, जो चेतन मनुष्य है, जो स्वयं के अंदर विद्यमान जो चेतनता है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं वो। तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो इससे क्या दिक्कत हो रही होती है? सर, जो मेन जो था ये हेडेगर के केगार्ड सार्त्र वगैरह के टाइम पे मेन जो फिलोसफी चल रही थी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेके बात हो रही थी कि उसका स्वयं का अपना क्या अस्तित्व है, जगत से पृथक ह्यूमन का क्या अस्तित्व है, और जो अस्तित्व में जो उसकी जो चेतना है वो कैसे मतलब एब्सोल्यूट से रिलेटेड है, उस चीज को लेके डिस्कशन हो रहा था। तो इस रेफरेंस में एज अ ऑब्जेक्ट का डिनायल हुआ है कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग अपने जो वास्तविक सत्य है उसको नहीं जान सकते, अपने अंदर जो विद्यमान चेतनता है, जो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है, उसको नहीं जान सकते हैं। इस रेफरेंस में उन्होंने बोला है कि मतलब ऑब्जेक्ट का डिनायल करना है हम लोगों को, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लिमिट करता है। कोई और व्यक्ति बोलेगा? जी सर। हाँ अनूप जी बताइए। आज आशुतोष जी नहीं है सर। सर ज्यादा तो याद नहीं है, थोड़ा बहुत बता सकते हैं। सर जीन हाँ, पॉल थोड़ा बहुत ही सार्त्रे कहते बताइए। हैं कि सर मतलब कि मनुष्य स्वतंत्र है और जो उसकी स्थिति है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग हर चीजें मतलब कर सकता है, मतलब कि अपना विकास कर सकता है। और जैसे ये मालविका दीदी बताई है कि वो मतलब कि जब अन्य मनुष्य को आदमी साधन के रूप में समझने लगता है, तो वही वो जो बाकी को मतलब कोट किए हैं, तो उसी के रूप में, ज्यादा सब याद नहीं, इतना याद है। अन्य लोगों को क्या समझने लगता है? मतलब उनको साधन के रूप में यूज करने लगते हैं अन्य मनुष्यों को। अच्छा, आप जबकि पर्सनल अनुभव बताइए।
क्या सर? अपना भी पर्सनल अनुभव बताइए कि आपको फील होता है ये हेल इज अदर पीपल। जी सर, जहाँ आदमी का फायदा रहता है तो दूसरे का वो हित या वो ना देख के आदमी खुद का पहले वो प्रियोरिटी देता है। क्या दूसरा फायदा देखता है, दूसरा व्यक्ति फायदा देखता है? जी सर। अच्छा, और जो आपके बहुत परम मित्र हैं या आपके बहुत डियर जीवन हैं, वो तो एक जी वो एक सामान्य स्टेटमेंट कर रहा है कि हेल इज अदर पीपल। आशुतोष जी का स्वागत है। आशुतोष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर एक चीज मैंने सार्थ के बारे में पढ़ी थी आपका कि फीवर कैसा है, पहले बताइए फीवर कैसा है आपका? ठीक है सर। अच्छा, हाँ जी। तो वायरल फीवर है? नहीं सर, थकान की वजह से है सर। अच्छा, चलिए आराम करिए और बताइए, आप ज्यादा बोलिए मत। ठीक। सर एक्चुअली मैंने सार्थ के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी, नेट के पर्सपेक्टिव से ही, ज्यादा गहन अध्ययन तो नहीं हुआ। एक चीज ये पढ़ी थी मैंने कि शायद उनको किसी एक समय पर नोबेल प्राइज के लिए बुलाया गया था और उन्होंने नोबेल प्राइज ले लिटरेचर में, और उन्होंने लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज था वो लेने से उन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? उनकी विचारधारा ये थी कि हम अगर किसी प्राइज को एक्सेप्ट करते हैं तो हम किसी ना किसी संस्था से जुड़ जाते हैं और हम खुद एक संस्था की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी हम अपनी सब्जेक्टिविटी को खो देते हैं और असल में हम एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव होने लगते हैं, यानी हम खुद एक प्राइज बन जाते हैं आने वाले समय में। एक और चीज इनकी फिलॉसफी में पढ़ी थी मैंने, वो ये थी कि जब इंसान कोई काम करता है, जैसे एक शिक्षक एक अपना काम करता है, एक पुलिस वाला अपना काम करता है, या कोई भी अपना पर्सनल काम करता है जो उसका प्रोफेशनल होता है, तो वो काम करते करते ऐसा कुछ टाइम बाद बिहेव करने लगता है जैसे वो उसके अस्तित्व का पार्ट बन गया हो, यानी वो अपनी सब्जेक्टिविटी खो देता है, यानी खुद को खोकर वो दूसरों की तरह बिहेव करने लगता है, यानी असल में हम अपनी सब्जेक्टिविटी खोकर हम दूसरों के नजरिए से खुद को देखने लगते हैं। और इसका साइकोलॉजी में एक चीज, एक कहीं शब्द मैंने ये सुना था कि असल में हम वो नहीं होते जो हम सोचते हैं, हम वो भी नहीं होते जो हम सोचते हैं कि दूसरे सोचते हैं, हम वो होते हैं असल में जो हम सोचते हैं कि दूसरे सोचते हैं कि हम सोचते हैं। सो इसको कनेक्ट किया जा सकता है सर। यहाँ पर बुखार बढ़ ना जाए सोचते सोचते। नहीं सर, दार्शनिकों का तो यही काम है। अच्छा, एक चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं और बाकी बहुत सारी चीजें आपने बताई, और एक चीज और लगता है कि आप कभी कोई प्रश्न छोड़ के आते नहीं होंगे। जी सर, कोशिश यही रहती है। खाली पन्ना नहीं छूटता होगा आपसे। अभी स्पेसिफिक एक प्रश्न हमने किया है, आपकी बहुत सारी चीजें उसमें ठीक हैं जो आप बता रहे हैं, हम अभी बाद में बताएंगे भी उसको। अभी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है उनका कि हेल इज अदर पीपल, दूसरा व्यक्ति नरक है। मालविका जी ने इस पे अपना विचार रखा और अनूप सिंह जी ने इस पे विचार रखा, तो कुछ आप भी इस पे बोलना चाहेंगे? जी सर, ये इसको हम ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, एनसोई और पोरसोई का जो कॉन्सेप्ट आता है उनका। अच्छा, कैसे? सर ज्यादा तो अभी रिवीजन नहीं हुआ है, अभी नया नया पढ़ा था मैंने, पर यही है कि जब हम दूसरों के नजरिए से खुद को देखने लगते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें कलुषित कर देती है, दूषित कर देती है। दूसरों के नजरिए से खुद को देखने लगते हैं। जी सर। तो यानी हम इसमें प्रॉब्लम होने लगती है। जी सर, यानी हमारी जो पहचान है हमारे नियंत्रण में ही नहीं रहती, हम दूसरों के नजरिए से, दूसरों के परसेप्शन से देखने लगते हैं चीज। क्यों मालविका जी, ठीक बोल रहे हैं? हाँ सर। अनूप जी? सर इसका मैंने अनुभव भी किया है, जैसे
जब आप कोई नए कपड़े या नॉर्मली किसी फंक्शन में कहीं पहुंचते हो और अगर कोई आपको गौर से देखने लगता है तो फिर आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि हाँ ये क्या देख रहा है, मेरे को क्या देख रहा है, तो फिर हम उसके नजरिए से सोचने लगते हैं कि क्या ये देख रहा होगा। तो असल में हम ये नहीं सोचते कि हम क्या सोच रहे हैं, हम नजरिए से क्या देख रहे हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा। अच्छा चलिए, ये तो ठीक बात है। चलिए, जो आप बता रहे हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो बातें सही जा रही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये क्यों कह देता है कि नरक है? तो सर इसमें हमारी स्वतंत्रता की हानि हो जाती है, जो हम खुद हैं उसको हम खोने लगते हैं। यानी हमको कौन बिगाड़ देता है, हमको दूसरे बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि बचपन से हमको बोलते हैं माँ बाप या कोई भी बोलता है कि नहीं गलत संगत में मत पड़ना। तो ये छात्र यही फिलोसफिकल वे में कह रहे हैं कि नहीं दूसरों के कनेक्शन मत आना, वो खराब कर देंगे, वो संगत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। मालविका जी बोलिए। एक और कॉन्सेप्ट है इनका इसी चीज से रिलेटेड, है ना। एट लास्ट पे जाके सारी ये चीजें जहाँ पे कनेक्ट होती हैं वो इनके एग्जिस्टेंशियलिज्म से ही कनेक्ट होती हैं, जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसी में ये जो कॉन्सेप्ट अभी बात हो रही थी ना, बैड फेथ का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जहाँ पे हम लोग मतलब अपनी आइडेंटिटी केवल वहीं तक समझ लेते हैं कि जहाँ पे जो सोशल नॉर्म्स हम लोगों को डिसाइड करके देते हैं, जैसा सामने वाला समझ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग जब हमारी जो आइडेंटिटी डिसाइड होती है तो उसको बोला जाता है कि मतलब हाँ कि मनुष्य जो अच्छा, है जो उसको। मालविका जी जो आपने अभी बताया है दुरास्था के बारे में, हाँ इस पे हम बस इसके बाद ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी जो देखिए यहाँ पर जो 2 ही 3 लोग बोले हैं और सभी ने अपना अच्छा प्रयास किया। अनूप सिंह जी, मालविका, आशुतोष जी तो अपना मत रखते ही रहते हैं और इनमें कई चीजें सही दिशा में है, उसी को हम अंडरलाइन करते हुए आपको बताते हैं कि ये स्टेटमेंट किस संदर्भ में बोला गया और इसका क्या अभिप्राय है, ठीक है। जैसे मालविका जी ने स्टार्टिंग में ही कहा कि सत्ता के 3 आयामों को ये स्वीकार करते हैं जीन पॉल साहब। एक को कहते हैं कि चेतन सत्ता, अचेतन सत्ता या अचेतन सत्ता, चेतन सत्ता और अन्य की सत्ता, ठीक है। ये 3 सत्ता के आयामों को ये स्वीकार करते हैं। तो जब ये 3 सत्ताएं होती हैं तो कहीं ना कहीं मानवीय अस्तित्व की जो फ्रीडमनेस है, जो मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। उसका जो प्रवाह है, आप लोग को ये पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि जीन पॉल सार्त्र जो है वो फ्रीडम को एक प्रवाह के रूप में लेते हैं कि जो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता है, वह एक सतत प्रवाह है। लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि अचेतन सत्ता भी है और अन्य की सत्ता भी है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है, ठीक है। उसके प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और यह अनुभूति मानवीय अस्तित्व को हमेशा होती रहती है, पल प्रति क्षण हमेशा होती रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल बताएं कि आपके कोई बुआ, फूफा, मामा, काका, चाचा ऐसे हो जो आपको टोक लगाते हो हमेशा, कहीं शादी विवाह में मिल जाएं या कहीं बर्थडे पार्टी हो या XYZ हो, और उनकी आदत हो कि जो है कहीं ना कहीं कुछ टोक लगा देंगे। मान लीजिए कि आप बहुत संस्कारी हैं और बहुत संस्कारी कपड़ा पहने हैं, तब भी उनको टोकना है। मान लीजिए आप थोड़ा सा वेस्टर्न ड्रेस पहन ली तो उनको टोकना है। तो आप हमेशा ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करते हैं। भाई रामायण खत्म हो गई और अभी कोई पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या है। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, क्वेश्चन पता चल जाएगा, आप बस रहिए हम लोग के साथ, किसी 20 स्टेशन पे उतर मत जाइए।
ठीक है, आई ज्वाइन जस्ट सर। ठीक है, बस बैठे रहिए, खुद ब खुद आप तक चाय पानी पहुंचेगा, घबराइए मत। तो ऐसे व्यक्तियों से आप लोग हमेशा बच के निकलना चाहते हैं, क्यों? आशुतोष जी, मालविका जी, अनूप सिंह जी, क्यों? जी सर। तो जी सर। जी सर, एक स्टोरी याद आ गई सर। अरे मालविका जी बताइए, बताइए। वो एक है ना, ह्यूमन बीइंग होता है ऐसे ही हम लोग जैसे। तो वो क्या करता है, शादी का टाइम होता है और कोट सिलवाने चला जाता है टेलर के पास। तो क्या होता है ना, टेलर के पास फैब्रिक कम पड़ जाता है और उसका दिमाग बाकी कपड़े भी सिलने में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसका शादी का सीजन चल रहा होता है। तो वो क्या करता है ना, कि कोट में ना एक हाथ तो लगा देता है, दूसरा हाथ नहीं लगाता है। अच्छा। और पहन के जाने वाला भी महान, वो एक ही हाथ वाला कोट पहन के चला जाता है अच्छा। शादी में। तो लोग उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं कि भाई अरे ऐसे कैसे पहन रखा है। तो फिर तब क्वेश्चन अराइज होता है उसके मन में कि इस कोट का एग्जिस्टेंस ज्यादा इम्पोर्टेंस है या मेरा। तो वही वाली स्टोरी है सर यहाँ पे, और देखिए ये, एज ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। देखिए हमने कहा ना कि जो दर्शन है वो अवधारणाओं का विषय है, और अवधारणाओं को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इसी तरह के जीवन दिन प्रतिदिन के उदाहरणों से आप विषय को समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। दिन प्रतिदिन, जैसे मालविका जी ने देखिए अभी एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, एक उदाहरण हम ही दे रहे थे कि ऐसे चाचा मामा काका से सभी लोग बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अच्छा कई लोग देखे होंगे, चलिए ये तो अन्य की सत्ता का उदाहरण हो गया। कई लोग देखे होंगे कि चौखट कई लोगों के घर का नीचा होता है। जब घर में प्रवेश करते हैं या किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो चौखट नीचा होता है। तो अक्सर आदमी कभी कभी अपने फोन से बात कर रहा है और कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है, अरे यार तुम बहुत बढ़िया, तुम्हारा गया कि इतना बढ़िया बोल रहे थे। अब बोलते बोलते उसी से पट्ट से उसके सर पे लगता है, एकदम हाथ पकड़ के झन्ना जाता है। तो कभी कभी लोग तो गुस्से में एक मुक्का और मारते हैं उसको, चौखट को। अभी सर में लगा था, फिर हाथ में चोट लगता है, तो उनको लगता है कि ये है क्यों यार, ये कौन ऐसे बनवाया है इसको। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्वतंत्रता का प्रवाह है वो मानवीय अस्तित्व को हमेशा फील होता रहता है कि यह इनकी वजह से बाधित होता रहता है। ठीक है, अच्छा ये सब बातें तो आप लोग भी बता रहे थे, मैं उदाहरणों से बता रहा हूँ। एक जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हमने पूछा कि दूसरा व्यक्ति नरक है, हेल इज अदर पीपल, इसमें एक अवधारणा तो बड़ी सरल है। वह अवधारणा यह है कि जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, ठीक है, जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जो आपसे नफरत करता है, किन्हीं कारणों से। दो कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने कोई दुर्व्यवहार हो गया उसके प्रति, या तो एक कारण यह भी हो सकता है कि मालविका जी आराम से, हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है कि दुर्व्यवहार हो गया, और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी लकीर बड़ी लंबी हो और वो चाहकर भी उस लकीर से बड़ी लकीर न खींच पाए। वो जान रहा है उसके पास लिमिटेशंस हैं, तो भी आपसे वो ईर्ष्या करेगा। ठीक है, आपको दिन प्रतिदिन ऐसे लोग मिलते होंगे, जहां पठन पाठन करते हैं वहां भी ऐसे लोग मिलते होंगे। आपके जो तथाकथित मित्र मंडली है, जो आपके लोग हैं आसपास, उसमें भी कई
फोकस तो इसी के ऊपर रहता है, हमारे प्रति तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, समझ रहे हैं? तो ये तो बड़ा सहज है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस तरह के लोग हमारे जीवन में आसपास होते हैं। लेकिन इन्होंने एक सामान्य स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा हेल इज अदर पीपल। इन्होंने केवल ऐसे लोगों की बात नहीं की है जो आपसे ईर्ष्या करते हो, बल्कि जो आपके नियर और डियर वन भी हैं, जो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, आपका भला भी चाहते हैं, उनके संदर्भ पर भी ये लागू हो जाता है कि हेल इज अदर पीपल, क्योंकि इसमें कोई कैविएट नहीं लगाया है उन्होंने, यानी कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया है कि हेल इज अदर पीपल डिस्क्लेमर, कि ये नियर एंड डियर पर्सन आपके जो खास होंगे, आपके वेल विशर्स होंगे, उन पे ये लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा है। तो अब समस्या यहाँ आती है कि उस संदर्भ में हम इसको कैसे व्याख्यायित करें, समस्या वही है, हेल इज अदर पीपल, समस्या वहां आती है। ठीक है, तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, जो उदाहरण मौलिक है, जीन पॉल सार्त्र के द्वारा ही दिया गया है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट हो सकता है, जो मूल उदाहरण है उससे थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन उसका जो एसेंस है उस उदाहरण का, वो मूल रूप से जीन पॉल सार्त्र के द्वारा ही दिया गया है, जिसमें ये दोनों चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। चाहे आपसे ईर्ष्या करने वाला हो, चाहे आपसे प्यार मोहब्बत करने वाला हो, चाहे आपका नियर एंड डियर वन हो, सभी के संदर्भ में ये लागू होता है कि दूसरा व्यक्ति नरक है, हेल इज अदर पीपल। आप लोगों को पता होगा, जैसे आशुतोष जी ने भी कहा, इनको नोबेल पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया, और बल्कि नोबेल पुरस्कार दिया भी गया, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, और जो कारण उन्होंने बताया वही कारण कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था से नहीं जुड़ना चाहते थे। तो अब यहाँ जो परिचर्चा चल रही थी कि वो एक प्रसिद्ध नाटककार और साहित्यकार थे, बहुत प्रसिद्ध नाटककार और साहित्यकार थे, और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं वो नाटककार और साहित्यकार रहे हैं, और नाटकों के मंचन में, और ये सिर्फ पहले ही नहीं बल्कि आज भी आप जाकर, जो लोग दिल्ली में रहने का जिनको अवसर मिल रहा है, जो इस ऐसे जगहों पे रहते हैं, कभी एनएसडी वगैरह इन सब जगहों पे जाकर नाट्य के मंचन को देखें, तो अभी भी जो नाटक और ये सारी चीजें होती हैं, उसकी जो पटकथा लिखी जाती है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो मानवीय अस्तित्व से रिलेट करते हैं, और वो गढ़े हुए होते हैं, कुछ तो इमेजिनरी होते हैं और कुछ वास्तविक जीवन से प्रेरित होते हैं। और आप लोग तो नए उम्र के हैं, और बहुत सारे बच्चे जो पुरानी पिक्चरों में, फिल्म में इंटरेस्ट रखते होंगे, उन लोग जब 70 और 80 की दशक की फिल्में देखेंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है एंग्री यंग मैन की तरह उभर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पटकथा सलीम जावेद लिख रहे होते हैं ना, जंजीर जो फिल्म है, मर्द है, बहुत सारी पटकथा जो सलीम जावेद ने लिखी है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं अस्तित्ववादी विचारकों से प्रभावित होकर लिखी है। ठीक है, जब आप लोग एक फिल्म के 2-3 अंश तो बड़े महत्वपूर्ण है, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि एक बार जो है वो जूता पॉलिश कर रहा होता है, अमिताभ बच्चन जो है, उसका जो बाल रूप है, जो जब बचपन का समय रहता है उसका, और वो जूता पॉलिश कर रहा है। दीवार पिक्चर है क्या सर? हाँ, दीवारे अनिरुद्ध जी, वाह, दीवार पिक्चर जो है, उसमें जब जूता बूट पॉलिश हो रहा होता है, तो उसको वो पैसा फेंक के देता है, तो कहता है कि सेठ में फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो उसके बगल वाला जो उसका चमचा खड़ा होता है मेन विलेन का, वो उसको जाता है मारने के लिए, तो बगल वाला उसको रोक देता है, जो मेन विलेन होता है, कहता है कि इसको उठा के पैसे दे दो। फिर उठा के पैसे वो दे देता है उसको। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उससे कहता है कि देखना, ये
जिंदगी भर जूते पॉलिश नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने मानव की डिग्निटी पे बहुत केंद्रित होकर अपने विचारों को रखा है। मानव की डिग्निटी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस वो जो बच्चा जो जूता पॉलिश कर रहा है उसको अपनी डिग्निटी का एहसास है। वो बहुत छोटा काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी डिग्निटी जिंदा है। ठीक है, अगर आपकी डिग्निटी जिंदा है तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, इसके कॉन्ट्रास्ट में चले जाएंगे, अरे सर डिग्निटी क्या, यहाँ तो सारी डिग्निटी छोड़ के आप बस चरणों में गिर जाइए और चापलूसी करिए। आजकल का तो जमाना यही है सर कि चापलूसी करिए, फिर देखिए कि कहाँ आप पहुंच जाएंगे। और डिग्निटी की बात करेंगे तो 2-4 थप्पड़ मिलेगा, इसके बाद थाने में बंद हो जाएंगे। ठीक है, कई लोग ऐसे भी कहने वाले होंगे, तो वो एक अलग संदर्भ है, उस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। चापलूसी का दर्शन भी एक होता है। ठीक है, चापलूस दर्शन पे भी एक चर्चा होगी। अभी अस्तित्ववादी दर्शन है तो उसी के संदर्भ में बात कही जा रही है। और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। ये बात सही है कि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, 90-95% जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन 2-4-5% ईमानदार भी हैं। और इन सभी में से अगर इनकी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें साहसपूर्ण रही हैं उनके। जब उनका अपना दौर था, जब वो यंग रहे होते हैं तो वो बहुत साहसी कार्यों को करते हैं, तब वो उस जगह पे पहुंचते हैं। ठीक है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के विरुद्ध खड़े होना, ये सब आसान बात नहीं है। इसके लिए बड़ा साहस चाहिए होता है। तो अभी एक चीज तो हमने आपको स्पष्ट कर दी कि ये जो साहित्यकार और नाटककार वाला संदर्भ हम जो बता रहे थे आपको, जो साहित्यकार और नाटककार का संदर्भ बता रहे थे, थोड़ा सा इसको ऊंचाई पे रखते हैं। जो साहित्यकार और नाटककार का संदर्भ हम बता रहे थे, तो इसी संदर्भ में ना एक नाट्य का मंचन कर रहे थे वो। जीन पॉल सार्त्र जो है एक नाट्य का मंचन कर रहे थे, उसी संदर्भ में ये आया है इज अदर पीपल। तो वहां स्पष्टीकरण हो जाएगा कि एक भी बात तो जो सहज है, जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो तो आपके लिए नरक है ही है। ठीक है, सास बहू का झगड़ा देखते ही हैं, जहां नहीं पड़ता है वहां बहू के लिए सास नरक है और सास के लिए बहू नरक है। दोनों सोचते रहते हैं कि कैसे ये हट जाए जीवन से, और क्लासेस होते रहते हैं जीवन में। और जहां पटता है वहां तो छोड़िए, वहां स्वर्ग है, स्वर्ग है, पर ऐसी बहुत कम जगह हैं। तो वो तो स्पष्टीकरण साफ है, लेकिन जो आपका नियर एंड डियर वन है वो कैसे हेल हो जाएगा। तो ये इनके नाट्य मंचन से स्पष्ट होता है कि एक महिला होती है जिसको श्रृंगार करने की इच्छा होती है, वो चाहती है कि हम खुद का श्रृंगार करें। समस्या ये होती है कि उसके पास दर्पण नहीं होता। अब आशुतोष जी जो कुछ कहे थे, थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे अंडरलाइन होंगी कि हम जब खुद को दूसरों की निगाहों से देखने की कोशिश करते हैं, कोई चीज हम छोड़ते नहीं है। जो आप लोग बोल देते हैं ना, सब मन में टाइप हो जाता है। फिर जब हम समअप करते हैं ना तो सबको खींच लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहा करिए, ये मत सोचा करिए कि सर क्रेडिट नहीं दिए, क्रेडिट बराबर मिलेगा आप लोग को। देखिए आशुतोष जी कहे थे ना कि हम दूसरों को की निगाहों से खुद को देखने लगते हैं, तो यहाँ पे आएगा वो संदर्भ कि उसके पास दर्पण नहीं होता है लेकिन उसको श्रृंगार करने की इच्छा होती है। तो वो वहां पे उसके पास दो व्यक्ति होते हैं, दो विकल्प, जैसे सामान्य तौर पे हमें जीवन में होता है। एक व्यक्ति जो उससे ईर्ष्या करता है, जो उससे नफरत करता है, जो उसको नापसंद करता है, और एक व्यक्ति जो उसको बहुत प्यार मोहब्बत करता है, बहुत नियर एंड डियर वन है उसका, बहुत घनिष्ठ है। बारी बारी से वो दोनों के पास जाती है।
अब स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उससे नफरत कर रहा है तो वो तो उसका श्रृंगार अच्छे से होने नहीं देगा, क्योंकि वो काहे को चाहेगा कि वो सुंदर लगे। ठीक है, तो श्रृंगार करने की श्रृंखला में जब वो अपने आंख में काजल लगा रही होती है तो उसका काजल जो है ठीक से नहीं लगता, क्योंकि वो तो दर्पण देख नहीं रही है, वो तो उसकी निगाह से देखना चाह रही है। लेकिन जब वो खराब लग रहा होता है तब भी वो कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक जा रही हो, ठीक ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है वो जो जिसको कहेंगे ना कि दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है, सब लोग हंसने लगते हैं कि अरे ये क्या बन गई तुम श्रृंगार कर रही थी, ये तो तुम भूत लग रही हो। तो वो समझती है कि यार ये मेरे लिए हेल है, अब काहे को गए इसके पास। तो सोचती है कि अरे ये तो ईर्ष्या करता है और नफरत करता है मुझसे, इसका क्या लेना, चलो श्रृंगार तो मुझे करना ही है, ये तो खराब करवा दे रहा है। अगर हम उसके पास चलते हैं जो हमें पसंद करता है, नियर एंड डियर वन, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उसके पास जाती है। तो जब वो काजल लगाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे काजल जो है अपनी दिशा भटकने लगता है, तो जो व्यक्ति उसको पसंद कर रहा होता है वो सोचता है कि अगर हम इसको टोक देंगे, रोकेंगे, कहेंगे कि यार क्या कर रही हो, ठीक से लगाने नहीं आता, तो ये बेचारी दुखी हो जाएगी और ये दुखी होगी। हम इसको इतना मतलब इसको पसंद करते हैं कि इसका दुख मुझसे झेला नहीं जाएगा, ये जो कर रही है उसको अच्छा ही बोलो, कहो कि अरे बहुत अच्छा लग रही हो जी, बहुत अच्छा अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, काहे चिंतित हो यार, हम कह रहे हैं ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर उसका परिणाम वही रहता है, फिर वो भूत बन जाती है। तो न चैन उसको मिलता है जो उससे नफरत करता है, ईर्ष्या करता है उससे, और न चैन मिलता है उससे जो उसको पसंद कर रहा होता है। दोनों जगहों पे उसको वहीं पे आना पड़ता है, जो उसका लक्ष्य है उसको मिल नहीं पाता। तो इसी संदर्भ में ये सेंटेंस आता है, हेल इज अदर पीपल, दूसरा व्यक्ति नरक है, चाहे वो आपका चाहने वाला हो और चाहे आपका ईर्ष्या करने वाला हो, तो नरक है ही है, उसमें कोई शक नहीं। आप देखे होंगे कि कई घरों में ऐसा होता है कि लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन कुछ माँ बाप बच्चों को इतना ज्यादा अपने छांव के अंदर रखते हैं, जैसे कुछ कहते नहीं है लोग कि विराट वृक्ष के नीचे जब कोई पौध होता है तो वो पनपता नहीं, होता है ऐसा। जी सर बिल्कुल। तो वो क्या हो रहा होता है कि वो जो उसके प्रति जो उसका मोह है, जो उसकी चाहत है कि कहीं उसको कोई दुख ना हो जाए, कहीं बाहर जाए कोई कष्ट ना हो जाए, वो उसके लक्ष्य में बाधक हो जाता है, वो जीवन में जो बनना चाहता है वो बन नहीं पाता। तो ये सब जो चीजें हैं ना, जब ये अस्तित्ववादी दार्शनिक, ये सब आपको हर जीवन के हर पग में दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो स्पष्टीकरण दिए इससे बिल्कुल सब चीजें साफ हो गई। जी सर। रटना नहीं पड़ेगा ना? नहीं सर, क्यों मीनू? नहीं सर, नहीं रटना पड़ेगा। हाँ, रटना नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत भी नहीं है, अवधारणाओं को हमको समझना है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए कि ये सब ऐसी अवधारणाएं पड़ी, एक दो और उदाहरण दे दूं, जैसे मालविका जी ने चर्चा किया दुरास्था, बैड फेथ का, तो इसकी भी बड़ी सुंदर अवधारणा है इनके दर्शन में। तो जैसे दुरास्था, बैड फेथ का जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो तो हम आप लोग को बताएंगे ही, अंत में हम जानते हैं कि हर चीज अंत में जो है करते हैं, पहले शुरुआत में नहीं करेंगे क्लासिकल। पहले तो एक साधारण सा जो अवधारणा है बैड फेथ का, वो है कि स्वयं से झूठ बोलना, खुद से झूठ बोलना। ठीक है, स्व अस्तित्व का निषेध कर देना, बैड फेथ का मतलब होता है दुरास्था, आत्म प्रवंचना, आत्म प्रवंचना, खुद को धोखा देना, खुद से झूठ बोलना।
अच्छा, यहाँ कोई बताएगा आप लोगों में से, अब इसको हम थोड़ा समझाने के क्रम में आपसे पूछे अगर कि खुद से झूठ बोलने, बताइए हम क्या पूछने वाले हैं मालविका जी, आपका हाथ पहले ही से उठ गया। वो सर इसी सब चीजों से रिलेटेड है कि मतलब बैड फेथ आ कैसे जाता है ह्यूमन बीइंग में। अच्छा, आप प्रश्न तो पूछ लें। पूछो सर। सर जब अब पढ़ा रहा नीलू होता है जी ना आप, और सीरियसली जो सुन रहा हो उसको पता लग जाता है अगर पढ़ के आए हो तो कि मतलब आगे क्या हो सकता है। अरे बाप रे, तो चलिए आप बताइए आगे क्या है, अब आगे का आप ही बताइए। नहीं सर, पहले क्वेश्चन कर दो, आप सबको क्लियर हो जाए। अच्छा, आपको क्लियर है, आपको मतलब अभी भी कॉन्फिडेंस में है कि हम तो क्लियर ही हैं, बाकियों को क्लियर हो जाए। हाँ सर, नहीं, क्यों न्यूट्रल वाले नहीं, भी अब होते हैं ना बहुत लोग। आप मालविका जी अब बताइए कि अगला मेरा क्या प्रश्न होने वाला था, बताइए। नहीं नहीं सर, आप क्वेश्चन कर लो। नहीं, क्या थोड़ा पता सा क्वेश्चन हम चेंज कर दो सर आप। नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे हम, ये तो ऐसे वो सर गुरु बताए आपको, तो सही सर, मतलब बैड फेथ कैसे आ जाता है, कौन कौन सी ऐसा सिचुएशंस होती ऐसा है जिनके गुरु मैं चलते। वचन देता हूँ कि प्रश्न नहीं चेंज करूंगा। आप बताइए कि हम प्रश्न पूछने क्या वाले थे। सर वही कह रहे थे मतलब कि मतलब बैड फेथ ह्यूमन बीइंग में आ कैसे जाता है, कैसे वो मतलब खुद नहीं, को ऐसे नहीं, ये एवरेज लाइफ प्रश्न जीने लगता है। नहीं, ये प्रश्न नहीं था हमारा मालविका हाँ जी। सर, तभी बोल रहे थे सर कि मतलब क्लियर कर दो पहले। सर आप हम दूसरा प्रश्न आप पूछे। जितना बोल रहे हैं उसको एक बार रिपीट कर दीजिए सर, ओहो, मे भी वो बता दे आगे का। क्या चीज, क्या रिपीट करें? जो आप क्वेश्चन कर रहे थे सर, आप वो आधा ही बोले थे, अब तो वो उतना ही रिपीट कर दीजिए, हो सके वो आगे का बता दे। अच्छा, उतना फिर से रिपीट कर दे तो अच्छा। बैड फेथ जो आत्म प्रवंचना होती है वो स्वयं से झूठ बोलना होता है, खुद को धोखा देना। बस यही हम बोले ही थे, तब तक मालविका जी को योगज प्रत्यक्ष हो गया। अब हम यहाँ रुके तो वो जो नहीं बता सर, रहे कुछ थे। क्वेश्चन करने जा ही रहे थे आप सर। अच्छा, इससे तो सबको ही अवेयर होगा सर। चलिए ये प्रश्न और नहीं नहीं करने जा आप, रहे थे सर तो अब करोगे आप क्वेश्चन। चलिए अब जो मूल प्रश्न है हम अब आपसे पूछ रहे हैं, अब आप लोग बताइए कि अब हमने बताया कि जो बैड फेथ होता है आत्म प्रवंचना, वह स्वयं से झूठ बोलना होता है। तो आप ये बताइए कि स्वयं से झूठ बोलने और अन्य से झूठ बोलने में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, जो जीन पॉल सार्त्र बताते हैं, अंडरलाइन करते हैं। बताएं सर। हाँ, आप बताइए। देखो मतलब है जो हम लोग जो कुछ 5 फैक्ट्स बताते हैं वो इसमें मेनली, लेकिन मैं कोट करना चाहूंगी मेनली 3, क्योंकि जो मतलब एज अ मतलब जब हम खुद को मानने लगते हैं और बाकी जब दूसरे मानते हैं तो उससे रिलेटेड मेनली 3 ही है। पहला है एवरीडेनेस और एवरेजनेस। जब ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग खुद को बैड फेथ के रूप में मानता है, मतलब ये अच्छा, मानता है। अच्छा, एक बात आप लोग को बताएं, थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोग में जो वो समय है ना एमए और बीए वाले, उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप लोग। अब बताइए एमए बीए बीए में तो वाला सर पढ़ा ही अप्रोच, नहीं ना सर। नहीं हम बता रहे हैं आपको, इसके बाद फिर अब मालविका जी कंटिन्यू करेंगी। वो अप्रोच क्या होता है ना कि अगर कुछ भी आ जाए बस उसमें बस लिखा होना चाहिए, उसके बाद तो फिर छोड़ दो हमारे ऊपर। नो इतना सर। तो हमको पता है कि सब डाल देंगे और पन्ना देने वाला थक जाएगा, इतना पन्ना मांगेंगे, इतना पन्ना मांगेंगे कि और इसके बाद बाहर जाके जो है कहेंगे कि तुम कितना लिए, हम कितना लिए, हम तो पहले एक कॉपी लिए और इसके बाद 3-4 बी कॉपी मेरा लगा, फिर भी लास्ट में हमारा छीन लिया गया। हम दिए नहीं कॉपी, कॉपी हमसे दिया नहीं गया, हमसे छीना गया, क्योंकि हम लिख ही रहे थे तब तक। सर ये भी तो हो सकता है ना सर, आ नहीं रहा था इसलिए लिख रहे थे सर, पेट भर रहे थे इसलिए कि आ नहीं रहा था, सुनिए एग्जैक्ट ही नंबर मिल जाए। सुनिए इसी में एक और समय पचकट्टा कम पड़ आपको गया बता सर। दें। हमारे पिताजी जो हैं वो एग्रीकल्चर के गोल्ड मेडलिस्ट रहे कानपुर यूनिवर्सिटी के, ओ भाई साहब, ठीक है? सीएसजीएम। और उनको कनाडा जो है जाने का मौका भी मिला और वहां से उन्होंने रिसर्च फेलो हुए थे और कनाडा में भी उन्होंने रिसर्च किया, फिर यहाँ आके जॉब किया।
तो उन्होंने एक घटना बताई थी अपने जीवन काल की यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन की थी कि एमए मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन की थी, उन्होंने बताया था कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने जो है 100 नंबर का पेपर था और जो मूल कॉपी होती है उसके अलावा 6 बी कॉपियां ली थी, और उसके बाद जब उसकी उसमें वो कागज डाल के, अरे वो जो होता है धागा डाल के उसको बांधा तो इतना मोटा फूल गया था और इतना तन के वो निकला कि लगा कि बस बाकी लोग, समझ लीजिए कि एक तो ये होता है कि बाकी लोग भयभीत हो जाते हैं जब ऐसी कोई घटना घटित होती है, तो बाकी लोग जो बेचारे एक कॉपी भी ठीक से नहीं भर पाए उनको मतलब संदेह होने लगता है अपने आप के, सब अच्छा लिखे होते हैं लेकिन यार उनको लगता है यार कि हम क्या हैं, बताओ शर्म आ रही है हमको, क्या पढ़े हम। वो आदमी, और उसके बाद बड़ा आश्चर्य हुआ जब रिजल्ट निकला तो मेरिट में नीचे से फर्स्ट था और उसको कुल 6 नंबर मिले थे, कुल 6 नंबर मिले थे उसको 100 में, मतलब हर एक बी कॉपी पे 1 नंबर उसने हासिल किया था। और उस सब्जेक्ट में भी और उसमें भी मेरे पिताजी टॉप किए थे और उनकी एक कॉपी भी पूरी नहीं भरी थी। ठीक है, तो अन्यथा मत लीजिए, मेरा कहना है ना कि अवधारणा के साथ साथ इस विषय में बड़ा स्पेसिफिक होना भी जरूरी है। हाँ सर, अगर नहीं समझा होता तो कोर्ट वाला एग्जाम्पल कहाँ से आता। हाँ, तो बहुत जो है, नहीं नहीं आप समझी हैं, वो कोर्ट वाला एग्जाम्पल बहुत सही था, लेकिन जब स्वयं से झूठ बोलने और अन्य से झूठ बोलने में आप दैनिकता, मध्यमता, उत्सुकता, नहीं सर, फिर इसको एग्जाम्पल से जोड़ेंगे ना सर, क्योंकि एग्जाम में तो फैक्ट ही पूछेगा ना सर, एग्जाम्पल तो पूछेगा नहीं सर। मतलब कि ऐसा अद्भुत आपके अंदर वो है, कला है कि सबको सबसे जोड़ देंगी। चलिए अब आप जोड़ ही दीजिए, अभी तो आपको योगज प्रत्यक्ष हो रहा था कि आप मेरा प्रश्न भी जान गई थी, अब आप जोड़िए सबको, अब जोड़िए, अब हम तो है ही हैं सुलझाने के लिए। चलिए आप जोड़िए, फिर हम सुलझाते हैं उसको। मालविका जी बताइए। एवरीडेनेस में सर ये है कि मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो जो डे टू डे लाइफ में अपने करता है वो वही करता चला जाता है, कि जैसे उसका एक डेली रूटीन फिक्स हो जाता है कि मॉर्निंग में उठना, खेलना, घूमना, यही सब चीजें उसकी फिक्स हो जाती हैं, वो कुछ न्यू क्रिएटिव नहीं करता। जब ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिवनेस खत्म हो जाती है तो ये चीज है एवरेजनेस। एवरेजनेस में ये होता है कि सेम चीज एवरेजनेस में भी है कहीं ना कहीं, कि मतलब कुछ ऊपर उठकर जब ह्यूमन बीइंग सोचना बंद कर देता है, जिसको शास्त्री कहीं ना कहीं मतलब ये बोलते हैं ना कि चेतना का प्रवाह बोलते हैं, वो रुक जाता है एवरेजनेस में। और फिर जो तीसरी चीज है जिसके बारे में कि जो अदर्स की बात आती है कि अदर हमको कैसे बैड फेथ के रूप में देखते हैं, तो उसमें ये है कि फैक्ट के रूप में समझने लगते हैं, फैक्ट का मतलब एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम लोगों को, तो ये चीज है सर। बस फुल स्टॉप। हाँ सर, फुल स्टॉप तो है ही सर। चलिए आशुतोष जी, अब आप, अन्यथा मत दीजिए, आप लोग कोशिश करिए, हम जो डायरेक्शन दे रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा सुधार करिए, वो फायदा करेगा। कल को आप लोग को इंटरव्यू भी देना है, हमारे तो बुरा लगेगा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मार्क्स मिलने नहीं है लेकिन वहां मिल जाएगा। ठीक है, आशुतोष जी बताइए। मीनू जी बताइए। सर अन्य से झूठ बोलना तो हमें नहीं आता है, लेकिन स्वयं से झूठ बोलने में हम ये समझ रहे हैं कि जैसे हम कोई जॉब करते हैं जिसको हम डेली जाते हैं, मतलब सुबह उठते हैं और अपना वर्क करते हैं, फिर उसी जॉब पे जाते हैं, उस टाइम से चले जाते हैं, उसमें हमारा मन नहीं होता है, हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है कि हमें ये वर्क करना है, लेकिन जब भी हम वहाँ जाते हैं उसको करते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं ये हमको ठीक लग रहा है, हमको ये करना है, क्योंकि इससे हमें पैसा मिल रहा है। तो ये जो है ये स्वयं से झूठ बोलना है कि हमें पसंद नहीं है, हम जानते हैं कि हम इससे और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज को करते नहीं है, ये स्वयं से झूठ बोलना है। चलिए कुछ चीजें हैं हम बताते हैं, ठीक है। आशुतोष जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। सर बेसिकली
बैड फेथ के सेंस में इसको मैं बिल्कुल रिलेट करना चाहूंगा थोड़ा सा नीचे से। नीचे उनका अस्तित्ववाद ये कहता है सर, जो कहीं ना कहीं सार्थ के आसपास ही है, कि जब हम बात करते हैं बैड फेथ की, हमने कोई काम किया और हमसे कोई गलती हो गई किसी कार्य क्षेत्र में या कहीं भी कोई भी गलती हो गई, हम उसका दोषारोपण खुद पे नहीं करते, या तो कहीं ना कहीं उस गलती को हम ईश्वर पर रख देते हैं